के दीप जलाएंगे हम, भरेंगे ज़माना। घर घर अलख जगाएंगे हम, भरेंगे ज़माना। एक बार जोर से, घर घर अलख जगाएंगे हम, भरेंगे ज़माना। इसलिए आज भी शिक्षा ही हो रहा है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से जगेंगे और औरों को बताएंगे। अब आपके बीच में तशरीफ फरमा है, बहुत दूर से दिल्ली से आए हैं, लेकिन यहीं का लड़का है। देखिए ये भी एक शिक्षित होकर पढ़ लिख करके कहाँ जामिया में प्रोफेसर है, जनाब प्रोफेसर राजीव आलम साहब। हम उनको जोरदार तालियों के साथ यहाँ आमंत्रित करते हैं, शामिल करते हैं। उसके बाद डीपीएम साहब का हेल्थ वाला सुनिए। Respected Secretary साहब, DLSA, डॉक्टर अमर साहब, DPM साहब, प्रिंसिपल साहब, इसमें से बेटी मेरी वादा भी आई है, मेरी वादा और मेरी ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं आप लोगों को देख करके दिल से बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए सारे लोगों को एक जगह जमा होना पड़ेगा और एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। और हमारे यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा था, वी नीड ऑल पीपल यंग एंड ओल्ड लाइक टू यूनाइट फोर्सेस फॉर द बेटर वर्ल्ड। एक खूबसूरत दुनिया के लिए हम सारे लोगों को एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। और मैं इसी जिला से हूँ, इसी जिला से मैं पढ़ाई लिखाई किया और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। और शुरू से ही मेरा शौक रहा है कि बच्चों को बताना, करियर के बारे में बताना और सोशल इश्यूज के बारे में बताना, तो प्रॉब्लम मेरे माइंड में था। तो पिछले 3-4 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस जिला के लिए। तो आज का टॉपिक आप लोगों का है इंट्रोडक्शन टू रोल एंड फंक्शन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, लीगल एविडेंस प्रोग्राम विद द कोलैबोरेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। एक टर्म आया कोलैबोरेशन, कहने का मतलब एक साथ मिलकर के काम करना है। एक साथ मिलकर के काम करने का मतलब यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन ये चाहती है पूरी दुनिया के सारा देश और पूरी दुनिया के सारे देश के सारे नागरिक एक लेवल पर आ जाए। अगर देखें तो पूरी दुनिया ही नहीं, अगर अपने ही देश में देखें, अपने ही जिला में देखें, अपने गांव में देखें, बहुत डिफरेंसेस है। उस डिफरेंस को कम करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने इंडिया को गोल किया है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 पॉइंट्स हैं। पहला नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, उसका पीस एंड जस्टिस, और एक पॉइंट जिसमें आप लोग काम कर रहे हैं जेंडर इक्वलिटी, अभी महिलाओं को सशक्तिकरण के बारे में, दैट इज जेंडर इक्वलिटी। ये यूनाइटेड नेशन का गोल है और भारत सरकार ने 2015 में एडॉप्ट की है और 2020 तक चलेगा। इस जेंडर इक्वलिटी को महिला और पुरुष का अधिकार बराबर हो, इसके लिए हम सारे लोगों को मिलकर के काम करने की जरूरत है। और यहाँ पर जो पहुंचे हैं, यहाँ पर है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं को देखने के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन दिल्ली में है। उसकी चेयरपर्सन रेखा शर्मा जी हैं। मैंने पर्सनली रेखा शर्मा जी से मिला हूँ और मैं बोला हूँ वो किसान आपके पास आपसे इंटरेक्ट करने के लिए आने के लिए इच्छुक है। तो उसका पार्ट स्टेट में, हर स्टेट में, दिल्ली में जो होगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, हर स्टेट में स्टेट कमीशन फॉर वुमेन पटना में है, लेकिन जिला में उसका ब्रांच नहीं है। ठीक है, उसी तरह से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC दिल्ली में है और स्टेट में भी है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, लेकिन जिला में नहीं है। इसीलिए कोलैबोरेट किया गया है DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसका सेंटर में है नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसके फेडरल चीफ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये तस्वीर देख सकते हैं आप लोग, ये नालसा DLSA जिला में है, उसका स्टेट में है बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और सेंटर में है नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। उसका फेडरल चीफ कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके चेयरमैन जो है पहले चीफ जस्टिस जो थे। और उसका पटना में बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और जिला में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। उसी के सेक्रेटरी हैं जनाब मनीष जी और चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट जज साहब, और सब कोलैबोरेशन है, DM साहब भी हैं, SP साहब भी हैं, सारे लोग हैं। तो यहाँ पर सारे लोगों को अभी जो आप लोग ये कर रहे हैं कि वुमेन राइट इज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट, महिलाओं का अधिकार सब किसी का अधिकार है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, मानव अधिकार, हर एक इंसान का अपना अधिकार है। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये सब किसी को है। हम किनसे शादी करेंगे, किनसे बात करेंगे, सारा टोटल अगर देखें ह्यूमन राइट के बारे में, टोटल 30 ह्यूमन राइट्स हैं, वो सब किसी के लिए बराबर है। लेकिन विडंबना ये रही है कि जब से दुनिया बनी है, पूरे अक्रॉस द ग्लोब महिलाओं के साथ हमेशा से दमन होते आया है। सिर्फ मैं इंडिया के सिनेमा में बात नहीं करता हूँ, पूरी दुनिया में। और नारी सशक्तिकरण का सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने पाया, आप सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, मेरी कुड़ी का नाम सुने आप लोग?
मेरी कुड़ी का नाम सुने हैं? नहीं सुने? एक साइंटिस्ट थी, मेरे ख्याल से स्टूडेंट पढ़ोगे मेरी कुड़ी, उनको उसके देश में पढ़ने की इजाजत नहीं थी लड़कियों की। उन्होंने वहां से छोड़ करके दूसरे कंट्री में चली गई, दूसरे कंट्री में जाकर के अपने भी पढ़ी, बहन को भी पढ़ाई। बाद में जाने के बाद वो ऐसी लेडी है जिनको नोबेल प्राइज मिला, उनके हस्बैंड को भी नोबेल प्राइज मिला और फिर उनके दो बेटी को भी नोबेल प्राइज मिला। तो मेहनत सदियों से जो है सदियों से अच्छा रही है। और अभी खुद आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा वो भी एक लेडी है और बहुत अच्छी लेडी है। मैं खुद उनसे जाकर के मिला था, करीब 25 मिनट बात हुई थी। मैंने उनसे कहा कि मैडम हमारा जिला को एक मॉडल बनाया जाए और उस मॉडल को पूरे देश में किया जाए। वही SDG 17 कोर्स है। आप समझ सकते हैं कि कितनी सशक्त है वो। नहीं बल्कि मैं जिस यूनिवर्सिटी से हूँ, हमारे वाइस चांसलर साहिबा जो है क्या कहते हैं नजमा अख्तर साहिबा, वो भी एक लेडी है। और ये इंटेलेक्चुअल ग्रुप जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमारे समाज में हमारा देश आजाद तो हो गया है लेकिन जहनी तौर से कोई भी आदमी आजाद नहीं है। खासतौर से हमारी महिलाओं को शुरू से लेकर के आखिर तक गुलाम बनाया जाता गया है पुरुषों के जरिए। अगर यूनाइटेड नेशन का अगर हम लोग ये देखेंगे तो ग्लोबली 26% जो पार्टनर होते हैं यानी 641 मिलियन पीपल उसका जिंदगी में एक बार अपना इमीडिएट पार्टनर्स यानी उसका हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है या जो भी है उसके डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुआ है। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए हम सारे लोगों को मिलकर के काम करने की जरूरत है। आज भी हमारे समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, देश प्रथा प्रचलित है और मुस्लिम समाज में निकाह हलाला और तलाक भी प्रचलित है जो महिलाओं के सम्मान के लिए आराधित है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर क्या हो रहा है इस समाज में जो देखा गया प्रैक्टिकली, जो एक बड़ा आदमी है छोटे आदमी को कुचलता चला जाता है, उसके अधिकारों का दमन करता चला जा रहा है। महिलाओं के साथ सबसे पहले उसका बाप दमन करते हैं, उसका भाई दमन करता है, उसका पति दमन करता है और लास्ट उसका बेटा भी दमन करता है। समाज के लोग तो करते ही होता है कि नहीं होता है। आपका अधिकार है। इवन कि अगर हमारा ये कि 50-50 होना चाहिए, 50 बॉयज और 50 गर्ल्स, इवन कि हमारे पार्लियामेंट में भी, इवन कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव में भी, लेकिन नहीं है। अगर है भी आज के टाइम में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में जितने भी लोग हैं, चाहे मुखिया है, सरपंच है, वार्ड मेंबर है, अगर महिला है तो उसको कोऑर्डिनेट कौन करता है? पुरुष, उसका पति, जनप्रतिनिधि वो फैसला नहीं ले पाती है। और विडंबना ये है कि हमारा जो सेंटर से इंफॉर्मेशन आता है, सेंटर से जो हमारी स्कीम आती है, वो सारा चीज रास्ते में समाज के सबसे नीचे स्तर तक नहीं पहुंच पाता है। नहीं पहुंचने की वजह एक दूसरे को गुलाम बनाना, जिसके पास पावर है वो उसको एक जैसे देखते ही होंगे आप लोग। कोई भी अगर प्रोग्राम, मैंने भी प्रोग्राम किया था ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से, पटना से आई थी बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज, हर ब्लॉक में मैंने प्रोग्राम सबके सब प्रोग्राम किए थे वो बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज। आज भी नहीं आ पा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आदमी, आम जनता जिसके लिए जो प्रोग्राम होता है आम नहीं जुड़ पाते हैं। उसका बहुत ही अगर गौर से अगर देखिएगा क्यों नहीं जुड़ पाते हैं। हमारा देश का 3 तत्व है, एक होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर में क्या आता है? जो जनप्रतिनिधि है। एग्जीक्यूटिव में बीडीओ, डीओ, क्या कहते हैं आईएएस, आईपीएस, डीएम, एसपीओ लोग सारा जो ऑफिसर्स होते हैं। और जुडिशरी ये तंत्र है आपका जो डिस्ट्रिक्ट जज है। तीनों को इक्वल होना पड़ेगा। लेकिन विडंबना ये है कि हमारा लेजिस्लेटिव सिस्टम सारे चीज में डोमिनेटिंग है। आप देखे होंगे आपके गांव में, मोहल्ले में, समाज में वो आदमी जो आपका इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को पहुंचने के लिए नहीं दिया जाता है। जो आपका स्कीम है, स्कीम का आम जनता तक पहुंचने के लिए नहीं दिया जाता है। तो इसे गौर करने की जरूरत है। जहां तक महिला का तो बहुत बड़ा रोल है, मदर इन द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड। अगर पृथ्वी अगर बनी, अगर इस्लाम में भी अगर देखा जाए तो माँ का दर्जा 3 गुना ज्यादा दिया गया बाप से, क्योंकि माँ ही होती है जो संस्कार को सृजित करती है। आप लोग नाम सुने होंगे अलग अलग मजहब में, और कोई भी आदमी किसी भी मजहब को मान सकता है। दैट इज फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन। तो उस चीज को करने के लिए जैसे कि पुरुष का अपना एक अधिकार, पत्नी का अपना अधिकार, बाप का अधिकार, बेटी का अधिकार, इस चीज को प्रैक्टिकल लाने की जरूरत है। इसमें हमारे बच्चों के सेहत पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस जो होता है, लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन। माँ के गर्भ से ही हमारे बच्चे सीखते हैं। इसलिए माँ को प्रोटेक्शन देने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है। उसमें क्या होना चाहिए कि जो महिला है उसको पोषाहार मिले, ताकि बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, और जब बच्चे आ जाते हैं तो उसको अच्छे से पढ़ाए। ये अच्छी चीज है।
लेकिन क्या ये समाज के सबसे नीचे स्तर के समस्त बच्चों को मिल पाता है? क्या पोषाहार में दी गई जो चीज है, जो सामग्री है, क्या उस महिला को मिल पाता है? क्या उस बच्चे को मिल पाता है? क्या हमारी सहायता और सेविका ईमानदारी के साथ उन बच्चों का परवरिश करता है? आप लोग सोचने की जरूरत है। अगर नहीं है तो उसको आगे करने की जरूरत है, क्योंकि रिसर्च कहता है कि 85% ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स बिफोर द एज ऑफ 6 इयर्स। 6 साल से पहले 85% माइंड का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे ज्यादा हमारे बच्चों को परवरिश करने के लिए माँ बाप का बहुत बड़ा रोल, आंगनबाड़ी सहायिका सेविका का बहुत बड़ा रोल, उनके रिश्तेदार का बहुत बड़ा रोल है। वहां पर हमारे बच्चों का राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। होते क्या है कि महिला का वायलेशन हुआ तो अब बच्चे को कहाँ सप्रेस हो जाता है। तो इसको मुस्तैदी से सारे लोग मिलजुल करके काम करने की जरूरत है, सिस्टम को बेहतर बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो आप लोग हैं, आप लोग एक देखिए, सबसे पहले एक अच्छा नागरिक बनना है तो हमारा फंडामेंटल राइट को जानना है, और फंडामेंटल राइट के बल्कि फंडामेंटल ड्यूटीज, कुछ हमारे ड्यूटीज है देश के प्रति प्रेम करना, और सोशल सर्विस इज ए ह्यूमन राइट। कोई भी आदमी अगर सोशल सर्विस करने के लिए जाएगा तो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स, यहाँ के एनजीओ एक राजनीतिक गिफ्ट की तरह से आपको ट्रैक करने का कोशिश करेगा। यही वजह है कि लोग नहीं जुड़ पाए हैं। हमारे किसी जिला में सिविल सोसाइटी नहीं है। कोई भी आदमी अगर आपके काम करेगा तो हमारे जिला में एक सिविल सोसाइटी का बनना बहुत जरूरी है, और ये सिविल सोसाइटी आपसे बनेगा, और ये जो इंफॉर्मेशन को आप तक नहीं पहुंचाने वाला बिचौलिया जितने भी लोगों को बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही फ्रैक्शन में है, 2.5% है। विडम्बना ये है कि उन लोगों का दौर मीडिया पर, उन लोगों का दौर शासन तक, उन लोगों का दौर प्रशासन तक, और जुडिशियल को तो नहीं जा पाता, लेकिन कुछ वकील से जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर होने के लिए नहीं देता है। यहाँ तक भी देखा गया है जो प्रोग्राम अगर हो जाए तो कुछ लोग उस प्रोग्राम को लोगों को आने के लिए नहीं देता है, रोकता है, तुम क्यों जाओगे। वही अगर देखिएगा कोई अगर पॉलिटिकल आदमी अगर आ जाता है, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स का क्या होता है, उसका अपना ग्रुप है, चाहे वो जीता हुआ हो या हारा हुआ हो। हमारा संविधान ये कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स है वो सब किसी के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर है सब किसी के लिए, हमारे प्रेसिडेंट है सब किसी के लिए है, हमारे क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर है सब किसी के लिए, हमारे गवर्नर है सब किसी के लिए, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट, और हमारे जितने मिनिस्टर्स है कैबिनेट लेवल के वो सब किसी के लिए है। तो आप सबको सरकार का साथ बनना पड़ेगा, आप सबको जुडिशियल से डायरेक्ट जुड़ना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से या जितना भी जिला का जितना है, और जुडिशियल सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ना पड़ेगा। आप लोगों को पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए दिल्ली से लेकर के जिला तक, जिला से लेकर के पंचायत तक, पंचायत से लेकर वार्ड तक ये तंत्र है। इसमें सिर्फ महिला ही नहीं है, और भी चीजें, लेकिन क्योंकि आज महिला के बारे में बात हो रही है तो महिला के बारे में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। और ये क्या कहते हैं, तो इन सारी चीजों को करने के लिए आप लोगों को मास लेवल तक अवेयरनेस करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग गुमराह करके रख दिए हैं। हमारा क्या है, पूरी दुनिया के लोग एक समान हैं, पूरी दुनिया आपके लिए गांव है, पूरी दुनिया के लोग आपस में आपसी भाईचारे से सदियों से रहते हैं। यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग रीजन के लोग, लेकिन इन चीजों को मैं जहां तक समझ रहा हूँ राजनीतिक तौर पर ये बिखराव आ चुका है। तो हम राजनीतिक लोगों से भी कहेंगे कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उस चीज को एक साथ मिलकर के कीजिए। मैंने कोशिश भी किया था इस जिला में, जिला क्या कहते हैं सारे पार्टी के जिला अध्यक्ष को लेकर के इस मामले में कॉमन प्रोग्राम करके मीटिंग करें, लेकिन वो फेल रहा। इससे पहले हमारे डॉक्टर आदित्य प्रकाश जी थे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनको लेकर के मैं एजुकेशन में काम करता था। उन्होंने कहा था कि आइडिया इज गुड बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट हियर। क्या आम जनता एक साथ मिलकर के काम करना चाहती है कि नहीं चाहती है? आप सब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बताइए, आप लोग सब कुछ चाहते हैं एक साथ मिलकर के काम हो कि नहीं हो? क्या इसमें राजनीति बाधा आना चाहिए? क्या ये राजनीति बाधा है कि नहीं है? तो उन लोगों को भी समझाने की जरूरत है। बाकी आपसे पहले से हमारे रजनीश सर थे डीएलएस के, उनसे भी मैं कांटेक्ट में था, और जो डिस्ट्रिक्ट के मनोज सर थे वो भी बहुत एक्टिव थे। तो अभी क्या कहते हैं द्रौपदी मैम से हमारी जो बात हुई थी, मैंने यही कहा कि मैंने हमारे बच्चों में मॉरल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज को लाया जाए। तो मैम बोली कि हम लोग करिकुलम में नहीं डालेंगे, बाकी इन सारी चीजों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है जन जन तक पहुंचाया जाए, तो उसके लिए इस सिस्टम को एक्टिवेट करने की जरूरत है। मैं हमारे सेक्रेटरी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे जज साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं जो मिला तुरंत बोले कि तो आइए सारा प्रोग्राम कीजिए। तो ये सारा चीज सरकार की तरफ से ठीक है।
तो ये सारा चीज आप लोगों के लिए है। आप लोग सिर्फ डीएलएसए का नहीं, और भी कोई भी जिला का अगर प्रोग्राम अगर होता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शामिल हुए हैं, और जो भी जानकारी अगर मिलता है तो उस जानकारी को शेयर करें। नॉलेज इज पावर। और ये सारा समाज में जो कुरीतियां हैं, जैसे कि है कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, और क्या कहते हैं गौ विवाह, पोलीगेमी, यानी गौ एक करके दूसरा शादी कर लेता है। जैसे कि मैडम अभी बता रही थी, छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो जाती है। और एक पोस्को एक्ट भी बता रही थी, यहाँ पर दिक्कत हुई है तो बता रही पंचायत में होता है। सर मैं यह रिपोर्ट करना चाहूंगा कि पंचायत जो सरपंच लोग क्या होते हैं, हमारे बच्चियों के साथ अगर गलत होता है वो पैसा लेकर के उसका पंचायती करता है। अगर आप रिपोर्ट पर रखते हैं गाँव और पंचायत में तो उन पंचायत और सरपंचों के हालात में देखेंगे, ऐसा होता है। गलत हुआ पैसा लेकर के आप तक बात आने के लिए नहीं दिया जाता है, रास्ते में रुक जाता है, लोग परेशान रहते हैं। हमारी महिलाओं के साथ उसके जो सबसे ज्यादा वायलेंस अगर करते हैं तो रक्षक की भक्षक है। एक प्रोग्राम हम कर रहे थे जिसमें साथ के साथ कहते हैं, एक बच्ची बोल रही है कि रावण की दर्शन है। मजबूरी यह है कि हमारे पास अगर बच्चों को अगर परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उसका चाचा होता है, उसका मामा होता है, उसका खालू होता है, उसका अपने ही लोग होते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो इस चीज को रोकने के लिए सबसे पहला काम है कि सारे लोगों को उसके अधिकार के बारे में, उसको ड्यूटीज के बारे में बताया जाए, प्रोपेगेट किया जाए। प्लस हमारी शासन आपके लिए है, डीएलएसए आपके लिए है, पुलिस आपके लिए है, डॉक्टर्स आपके लिए है। तो आपको एक विश्वास करना पड़ेगा। गाँव देहात में अगर किसी के घर में पुलिस अगर घुस जाती है तो एक अलग तरह का परेशानी हो जाती है। पता ही नहीं होता है, पता नहीं क्यों पुलिस आया, क्यों पुलिस आया। अगर डीएलएसए जैसा बात पहुंच जाते हैं, वकील साहब पहुंच जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो इस चीज को खत्म करने के लिए लोगों को अलर्ट करने की जरूरत है। और जहां तक मैं हमारे डॉक्टर अमर साहब से मैं कहूंगा, जो एसडीजी का जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो वेलबींग, उसके बारे में भी मास प्रोपेगेट किया गया। और आम जनता से मैं कहूंगा कि सरकार का जो भी चीज है, सरकार का आप डायरेक्ट उसका हिस्सेदारी बने, लोगों के अफवाह में नहीं आए, लोगों के बातों पर नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल लीडर्स बहुत गलत करते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात कहूँ, माँ का डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल होता है। मैं कुछ बताऊंगा इन सारे चीजों में, यानी किसी दिन बेटा गाँव से लेकर के प्रेसिडेंट तक का मेरा सफर, इसमें मेरी अगर सलाहकार अगर रही है तो मेरी माँ रही है। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। वो कहती है कि बेटा आपके नाना ने हम लोगों को नहीं पढ़ाया था, हमारा कुआर बैंक बना रहेंगे। लेकिन मेरी माँ हमेशा दुआ देती रही कि बेटा यहाँ से लेकर के तुम जाओ, हमारी दुआ तुम्हारे साथ है। हालांकि कभी कभी डरती भी नहीं, क्योंकि ये सब काम करने में कुछ लोगों ने हमको या मेरे पेरेंट्स को कुछ धमकियां भी दी गई है, तो अलग बात है। लेकिन मेरी माँ दिल से हमेशा से मेरी साथ रही है। तो डिसीजन मेकिंग में मैं आईएएस की तैयारी करता था, नहीं हुआ। उसके बाद मेरा पीएचडी नहीं करना था। मेरे पिताजी चाह रहे थे कि वो पीएचडी ना करे। मेरी माँ से मैं पूछा, क्योंकि फादर से पूछते हैं, तो मेरी माँ बोले कि नहीं बेटा तुम पीएचडी करो, क्योंकि फादर बिल्कुल मना कर रहे थे कि पढ़ाई छोड़ दो, कोई कोचिंग वोचिंग ज्वाइन कर लो। तो वो चीज मुझे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिला और मैंने पीएचडी किया। हालांकि पीएचडी में केमिस्ट्री में किया हूँ, लेकिन इसमें लर्निंग जो भी एक्सपीरियंस में सीखा। हालांकि पटना में आपके मेंबर सेक्रेटरी साहब से हमारी बात हुई और बिहार जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर साहब उनसे भी हमारी बात हुई। तो सबने कहा कि भाई अच्छी चीज है, सबको मिलकर के काम कीजिए। तो माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। और एक चीज मैं बताऊंगा कि हमारे के बच्चे जो होते हैं माँ के दोस्त होते हैं। तो आपके बच्चे का जो रिक्वायरमेंट है वो आप तक आता है। अगर आपका बात अगर फादर में डोमिनेटिंग है तो बच्चों का रिक्वायरमेंट नहीं पहुंच पाता है। जैसे किसी बच्चे को मेडिकल की तरफ इंटरेस्ट है, लेकिन उसका फादर कहता है कि इंजीनियर बने। अगर माँ पर दबाव बना दिया और माँ उसके फादर को कन्विंस नहीं कर पाया, बच्चे माँ को बोली, तो बच्चा जिंदगी जो है ना बर्बाद होकर रह जाता है। तो कैरियर गाइडेंस, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है। उसके लिए भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर के मैं कह रहा हूँ। 10 तक तो सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते हैं, लेकिन 10 के बाद अलग अलग है, सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्सेज है, आईटीआई कोर्सेज है, फिर अगर 11th में आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, फिर अलग अलग है। बहुत सारे बच्चे मेडिकल की तैयारी करने के चक्कर में पूरा वक्त खराब कर देते हैं और कुछ नहीं होता है। मैं यहाँ देखता हूँ कि बहुत सारी नर्सेज यहाँ पर मौजूद है, बीएससी नर्सिंग की है। मैं आप लोगों को देखता हूँ कि आप लोग बातों को सुन रहे हैं, आप लोग को अच्छा करियर बना सकते हैं। बीएससी के बाद एमएससी भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं तो लोग आपको पूरी दुनिया के बारे में सोचना है। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे किसान से बच्चे यहाँ से निकल करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने। और इतना ही नहीं, बल्कि बात अभी मेरे पास दो ऑप्शन है कि क्या कहते हैं, जामिया में जॉब करते हुए 3 साल मेरा जॉब का हो गया है। मेरा रिसर्च कोलैबोरेटर डॉक्टर गुहार है, वो भी एक लेडी है, हमारी सुपरवाइजर नहीं है, रिसर्च कोलैबोरेटर है।
वो पीएचडी किया डॉक्टर साजिद इकबाल साहब जो पेडेंटिक सर्टिफिकेट पे रिपोर्ट में वो कहते हैं कि तुम जाओ बाहर, क्योंकि 3 साल जॉब करने के बाद हम लोग बाहर जा सकते हैं। हमारे बहुत सारे फ्रेंड अलग अलग हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं यही रह करके इसी जिला को अमेरिका बनाऊंगा, और इस जिला को अमेरिका बनाने के लिए हम सारे आप सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए। क्या आप लोग साथ देंगे? इसी जिला से हमारे बच्चे पढ़ करके अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पेरिस हर जगह पहुंच पाए, क्योंकि हमारे वाले तैयारी करते थे, बहुत सारे फ्रेंड अलग अलग कंट्रीज में है। और कथा की बात है कि हमारे इस ग्रुप में हामिद अंसारी साहब जो कि पुराने वाइस चांसलर रहते हैं हमारे एएमयू में, वो भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उसवाई कुरैशी साहब हैं जो चीफ प्रेसिडेंट कमिश्नर हैं, और नजीब जंग साहब जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के, और अभी जो है वो एक एनजीओ चलाते हैं, एडू अलायंस फॉर इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट फॉर द अंडर प्रिविलेज। मैंने उन लोगों से भी रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा कि ठीक है सर, आपके यहाँ हम पहुंचेंगे। आपको रेखा शर्मा जी आपके यहाँ पहुंचने वाली है, ह्यूमन राइट कमीशन वाले आपके यहाँ पहुंचने वाले हैं, प्लस हुसैन मैम को भी मैं रिक्वेस्ट किया हूँ मैडम हमारे जिला को आया जाए, हमारे जिला को मॉडल बनाया जाए, वो सोच रही है यहाँ के आने के लिए, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। करेंगे सपोर्ट? ठीक है। और मैं लास्ट में हमारे मिनिस्टर का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिस प्रोफेसर के साथ जिन्होंने मुझे वेलकम किए सारे प्रोग्राम में, इन सारी बातों को कह करके मैं आप लोगों को विदा चाहूंगा, और चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हमारा जिला पूरे देश का सबसे अच्छा जिला हो। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर फरजाना जी और डॉक्टर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, और एक हमारे दो बच्चों ने अच्छी बातें शेयर की, आपसे साझा की। शायद आपके जीवन में इससे एक नया आपको प्रकाश मिलेगा कि बहुत सारी आपकी मुश्किलें हैं, शायद आप बंद दरवाजों में वो मुश्किलें हमारे सामने नहीं आ पाती, या आपके डर या संकोच या भय के कारण बहुत सारी बातें आप साझा नहीं कर पाती, आपकी समस्याएं बंद कमरे तक रह जाती हैं, और हम चाहते हैं कि वो समस्याओं को लेकर आप मुखर आप बात करें, ताकि हम आपका सहयोग कर सकें उन समस्याओं के निराकरण में। ये एक विचित्र सी स्थिति है कि हम आज भी नारी सशक्तिकरण के लिए देश के आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ जब देश अपनी आज़ादी का मना रहा हो, और आज हम भी नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। ये सशक्तिकरण एक मिथक है, इसको सशक्तिकरण ना समझें। नारी जिस देश में नारी को शक्ति का रूप समझा जाता हो, शक्ति का रूप नारी हो, जहाँ दुर्गा, चंडी, सती, काली की पूजा होती है, वह नारी को शक्ति की जरूरत नहीं है। शक्ति की तो हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और वो शक्ति आप में खुद समाहित है। अगर आप में समाहित नहीं होती तो शायद इस सृष्टि का निर्माण न हुआ होता, क्योंकि आप हमारे अस्तित्व का कारण हैं। इसको समझें कि आप अगर कोई व्यक्ति इस सभागार में उपस्थित है तो उसका अस्तित्व एक नारी के द्वारा ही इस सृष्टि पे हुआ है। तो नारी के विषय में अगर थोड़ी सी बातें और मैं उस पर करूँ तो एक मज़ेदार वाक़या मैं आपको सुना। आपका मैं एक्चुअली लीगल अवेयरनेस हो चुका है, आपकी जागरूकता ऑलरेडी दी जा चुकी है। एक मज़ेदार वाक़या हमारे साथी डॉक्टर साहब प्रोफेसर हैं, उन्होंने कल मुझसे चर्चा की कि इसी समाज में पुरुषों के प्रति घरेलू हिंसा बढ़ी है, उनके खिलाफ भी उन्हें भी प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या अभी भी नारियों को जागरूकता की ज़रूरत है? तो मैंने बोला कि तब तक जागरूकता की ज़रूरत है जब तक पुरुष के लिए अलग कानून न बने, उसी प्रताड़ना से बचने के लिए। क्योंकि हमारा प्रतिशतात्मक समाज में एक सोच ऐसी है कि नारियां शायद कमज़ोर हैं, नारियां शायद उनको समान अवसर नहीं दिया जाता है, शायद उनको स्वतंत्रता नहीं है अपने निर्णय लेने की, और ये मिथ है। नारियां आज देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे सारे बड़े पदों को सुशोभित कर चुकी हैं। सिर्फ हमें खुद में वो देखने की आवश्यकता है कि क्या हम नारी होकर वो कौन सी चीज़ है जो पुरुष की समानता के बराबर हम नहीं कर सकते। तो आपको शायद मिलेगा कि शायद ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां नारियों ने अपना योगदान देकर पुरुषों को ग्लानि न दी हो। ठीक है, पुरुष भी कई बार, आप चाहे बहुत सारे आपने यूपीएससी के रिजल्ट्स आप देख लें, बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स देख लें, जो दीपिका कुमारी, बहुत सारे नाम हैं हमारे पास,
जिन्होंने शायद एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। हम पुरुष उनसे इंस्पायर होते हैं, तो आप तो खुद उनसे अपने आप को रिलेट कर सकती हैं और आप देख सकती हैं कि नारियां इस देश में, नारी जैसी शब्द कभी कुंठा का विषय नहीं हो सकती। ये कुंठित होने वाली बात नहीं है कि कोई नारी है, जैसा PNDT एक्ट में भी कहा गया है, या फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट था विशाखा केस, जिसमें कार्यस्थल पे नारियों के उत्पीड़न की बातों और उनको सुरक्षा देने की बात पे सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिए थे, जो बाद में एक्ट में परिणत हुआ 2013 में। उसमें चूँकि आप कामकाजी महिलाएं हैं और आप कामकाज से जुड़ी हुई हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद कोशा एक वो बना है, कमिटी बनी है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द सेक्सुअल वायलेंस कह ले, हरासमेंट कह ले। तो वहाँ पे सारे सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में जहाँ 10 से अधिक लोग कार्यरत हैं, वहाँ पे एक आंतरिक कमेटी की गठन की वो की गई है, रिकमेंडेशन किया गया है। वो रिकमेंडेशन के आधार पे अगर काम काज करने के दौरान किसी भी महिला को किसी भी प्रकार की, चाहे वो सेक्सुअल फेवर्स मांगे गए हों, चाहे आपके साथ कोई बदतमीजी, कोई आपके साथ इवन टेक्स्ट मैसेजेस जो आजकल सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, या फिर आपका पीछा करना, या फिर आपके साथ कोई टिप्पणियाँ जैसे कमेंट्स कहते हैं, पासिंग कमेंट्स लोग कर देते हैं, आपको इस तरह की कोई भी परेशानी हो तो वहाँ पे आपके लिए एक आंतरिक कमेटी की गठन की गई है। इसमें सिर्फ वो महिलाएं नहीं हैं जो सरकारी संस्थानों में है, गैर सरकारी संस्थानों में, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्चुअल जो अनुबंध पे महिलाएं काम करती है, दिहाड़ी महिलाएं, जहाँ पे अगर मान लीजिए आंतरिक कमेटी का गठन नहीं किया गया हो, वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी का गठन किया गया है जहाँ आप अपने कंप्लेन कर सकती हैं। इवन इसमें ये प्रावधान है कि 90 दिनों तक उनके कंप्लेंट्स का निस्तारण होना चाहिए। आपको उचित न्याय की व्यवस्था की गई है। अगर आप उससे भी संतुष्ट नहीं हैं तो उसके विरुद्ध आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। उस कमिटी में 2 उस कार्यालय या फिर उस संस्था के 2 लोग रहेंगे और एक NGO जो उस समय सहायता संस्थाएं होती है या गैर सरकारी संस्थाएं होती है। जैसे हमारी मैडम हैं फरजाना जी, ये एक गैर सरकारी संस्था चलाती हैं राहत के नाम से। इन्होंने महिलाओं के उत्थान और उससे जुड़ी जो भी परेशानियां हैं उसके निराकरण के लिए इन्होंने बहुत सारे अपने कार्यक्रम के दौरान ये इन चीज़ों का, जैसे आपसे इन्होंने बोला कि आप अपने लिख के दीजिए जो भी आपकी दुविधाएं हैं, ये आप प्रकट नहीं कर पाती कई बार, तो ये अंदर एक कुंठा की भाव आती है कि मैं प्रकट नहीं कर पा रही। तो इनकी संस्था है जो इस सरोकार से इस सामाजिक सरोकार से जुड़ी है। और एक मैं सचिव के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो सिविल कोर्ट के प्रांगण में ही वो हमारा कार्यालय है, उस कार्यालय में आप बेहिचक, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, वहाँ मैं आपको हमेशा मिलूँगा। और मेरे वहाँ पे वकीलों की हमारी टीम है जो आपको फ्री कानूनी सहायता हर आपकी परेशानी के लिए देने के लिए वहाँ तत्परता से बैठे हैं। और आप लिखित में या फिर मौखिक रूप से आकर अपनी समस्या बता सकते हैं और आपकी समस्याओं के निवारण के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। तो चीज़ें इस तरह से है कि हम चूँकि अब नारी सशक्तिकरण, नारी जागरूकता, नारी को सशक्त करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा मैंने बोला, नागरिक को जागरूक करने की आवश्यकता है, सशक्त व समय हो जाएगी। तो हम जागरूकता शिविर में आज हैं और जागरूकता में हमारे जो वक्ता हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ आपको कानूनी और आपके संवैधानिक अधिकारों के विषय में बताया। कानून जो हमारे हैं वो अपने पन्नों पे दर्ज हैं, ठीक है, और वो कानून आपके लिए बनाए गए हैं, आपके वेलफेयर के लिए, मतलब आपकी उत्थान के लिए बनाए गए हैं। लेकिन ये कानून उसी किताब में रह जाते हैं जब आप बाहर नहीं निकलती। आपको आना पड़ेगा सामने। आपने इंडिया में जैसे कंट्री में देखा होगा, भारत जैसे देश में हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें एक बहुत बड़ा अभियान चला था जिसमें मी टू, जी हाँ, तो वहाँ पे
जो महिलाएं, मैंने देखा कि संभ्रांत परिवार की महिलाएं भी अपने, उनके साथ दहेज, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाएं, बलात्कार की शिकार महिलाएं अपनी व्यथा सामने नहीं ला पा रही थी, तो उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और उस सोशल मीडिया कैंपेन के तहत एक मीटू अभियान से जुड़ी हो और उस अभियान के इतना ज़्यादा प्रचारित हुआ कि उसमें कई लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हुई। उसमें आप अपना नाम भी गोपनीय रख सकती हैं, लेकिन जब आप जाएंगी पुलिस में या फिर जाएंगी हमारे पास आएंगी तो आप हमें अपनी कथा बताएंगी और हम आपकी कथाओं के लिए हम कानून का जो भी उचित रास्ता होगा वो अपनाएंगे। तो वहाँ पे हम पॉक्सो से रिलेटेड जो बच्चे होते हैं, बच्चे सिर्फ पॉक्सो में वो नहीं होते हैं जो फीमेल होती है। आपको बता दूं कि ये एक मिथ भी है कि महिलाएं सिर्फ पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रताड़ित या पीड़ित होती हैं, उसमें पुरुष भी होते हैं, लड़के बच्चे भी होते हैं, वो मेल चाइल्ड भी हो सकता है, फीमेल चाइल्ड भी हो सकता है और दोनों 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, उनके साथ अगर किसी तरह का मॉलेस्टेशन की घटना हुई हो तो आप मुखर होके या आपके आसपास हुआ हो, चूँकि आप जीविका दीदी, आशा दीदी, नर्स हमारे बीच मौजूद हैं, तो आप समाज के वो लोग हैं जो समाज में जागरूकता और आप कह सकते हैं उसको बहुत ज़्यादा आप प्रभावित इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, क्योंकि आप हर घरों में आपका आना जाना है, हर घरों की व्यथा और उनके कष्ट और उनके दुख पीड़ा आपको पता है। ऐसे हमारे साथ ये होता है कि हम जो हमारे पास आए उनको हम न्याय देते हैं। आप उन लोगों को बाहर निकालने में मदद कर सकती हैं जो शायद घर में कुंठित और व्यथित हैं, उनको आप बाहर निकालेंगी और उनको हमारे पास उनको कंसोल करना, उनको सहानुभूति देना, उनको कंसोल करना और उचित न्याय का उन्हें आश्वासन देना, ये काफ़ी होता है हमारे पास। ये हम तो कर ही सकते हैं। आप आशा दीदी और ये जीविका दीदी एक बहुत बड़ा एक हमारा वो है सामाजिक बनावट के तहत आप आती हैं, जिसमें हम ये समझते हैं कि आपकी हर जगह एक्सेस है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको पहली बार मैं महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या को चूँकि संबोधित कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि किशनगंज में महिलाओं की जो मैं आज का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, सोशल उनका स्ट्रैटा जो है वो काफ़ी ऊँचा है। यहाँ पे मेरे पास महिलाओं के विरुद्ध शिकायत शायद बहुत कम आते हैं, ठीक है, और जो शिकायतें आती है उसमें हम कोशिश करते हैं कि दोनों पक्षों को बुला के दोनों के बीच एक सार्थक बातचीत हो। अगर बातचीत से उनके मसले का हल निकला तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कानून के रास्ते को अपनाकर हम उनको हल समस्या का हल निकालते हैं। तो ये सारी बातें हैं। आप चूँकि हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं और महिलाओं का जो प्रतिशत है वो जैसा उन्होंने सेक्स रेशियो बताया कि 946 महिलाएं हैं, ये काफ़ी है। और पुरुष जो हमारी जमात है उनकी तुलना में आपका जो प्रतिशत है वो काफ़ी अच्छा है। हमें भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि PCPNDT एक्ट जैसी चीज़ें हैं, लेकिन आने वाले दिनों में चूँकि आप महिलाएं हैं तो मुझे मालूम है कि आप बच्चियों को जन्म देने और बच्चियों के लिंग निर्धारण से जुड़ी आप निर्णय नहीं लेंगी, मुझे ये विश्वास है। ये आपके ऊपर सामाजिक दबाव है जो आपको ये निर्णय लेने के लिए मजबूर करती है। तो ये एक नारी के भ्रूण के हत्या नहीं कर सकती। ये एक मिथ है कि नारी बोलती है कि लिंग निर्धारण करो और उस भ्रूण को मारो, ये नहीं होता। ये इस एक्ट में भी है, जब आप पढ़ेंगे तो इसमें यही है कि ये एक प्रेशर होता है, एक फैमिली प्रेशर होता है पुरुषों के लिए। लोगों की जो अपनी आशा होती है, घर का चिराग, घर का दीपक, ये सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सब बीते दिनों की बात है। नारी शक्ति को प्रणाम मेरा। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपनी तो बातें